दो अफेयर एक शादी, फिर भी अकेले थे देवानंद। जी हाँ, आज बात करेंगे हम उस मशहूर कैरेक्टर अदाकार जिसने फिल्मी जगत में एक अपना अलग छाप छोड़ी, एक्टर देवानंद, जिनका एक अलग ही इतिहास है, जिन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में इतना नाम कमाया कि सबसे ज़्यादा आज जो युवा है वो उनके फ़ैन हैं। सदाबहार एक्टर देवानंद की आज 12वीं पुण्यतिथि है। हिंदी सिनेमा के इतिहास में देवानंद पहले एक्टर हुए जिनमें लड़कियों की सबसे ज़्यादा फ़ैन फॉलोइंग हुआ करती थी। देवानंद अपनी फिल्मों के साथ साथ जीने के अंदाज के लिए भी जाने जाते थे। कम ही लोग जानते हैं कि वे फिल्मों में आने से पहले ब्रिटिश सरकार की मुलाजिम करते थे, मतलब उनका पक्ष रखते थे या नौकरी करते थे उनके यहाँ। फिल्म एक्टर बनने की चाह में अंग्रेज़ों की नौकरी छोड़ी, इस सिनेमा का स्ट्रगल किया, संघर्ष किया। अपने दौर की खूबसूरत एक्ट्रेस सुरैया से उनका अफेयर था। आपने भी नाम सुना होगा, सुरैया नाम की एक लड़की थी जो एक्टर थी, अदाकारा थी, और उनसे उनका अफेयर चल रहा था। अपने दौर की सबसे खूबसूरत एक्ट्रेस सुरैया से उनका अफेयर था। उनसे इतना प्यार गहरा हुआ करता कि जब घर वाले इनके रिश्ते खिलाफ हुए तो सुरैया ने ताउम्र शादी ही नहीं की। इसको कहते हैं मोहब्बत। हालांकि देवानंद अपनी एक्ट्रेस कल्पना कार्तिक से उन्होंने शादी कर ली थी, जिनमें उन्होंने एक फिल्म में उनके साथ काम किया था। वो भी फिल्म के सेट पर ही हुआ था, फिर अलग लगाव हुआ और शादी भी टूट गई और फिर भी वो अकेले रह गए। जीनत अमान से भी देवानंद का नाम जुड़ा। इतनी खूबसूरत अभिनेत्री जिंदगी में आई, लेकिन देव साहब अकेले ही रह गए। एक के बाद एक हिट फिल्मों के इन्होंने सुपरस्टार और सदाबहार सिनेमा का तमगा भी दिला दिया। देवानंद की ये कहानी सभी ने सुनी है, कई किस्से हैं, कई बातें हैं जो बहुत ही कम लोग जानते हैं। आज कुछ उन किस्सों के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। फिल्म देखते और फिल्मी मैगजीन पढ़ते बीता उनका बचपन। कहानी के पहले चैप्टर में नज़र डालें तो आनंद के बचपन पर। देवानंद का जन्म 26 दिसंबर 1923 को पंजाब के गुरदासपुर में हुआ था। उनके पिता पेशोरी लाल आनंद गुरदासपुर जिले के नामी वकील थे। इनके माँ बाप के कुल 9 बच्चे हुए और वे उनकी 5वीं संतान थे। देवानंद को बचपन से ही फिल्में देखना, फिल्मी अदाएँ करना, पत्रिकाएं पढ़ने का बहुत ज़्यादा शौक था। वो रद्दी की दुकान से पत्रिका लाकर पढ़ा करते थे। रोज़ पत्रिका खरीद कर लाते और दुकान ऐसी पत्रिकाएं लाते कि दुकानदार से उनकी दोस्ती हो गई थी। वो अलग अलग पत्रिकाएं छांटकर उन्हें मुफ्त में भी दे देता था। वह विदेश जाना चाहते थे, लेकिन आर्थिक तंगी से वो विदेश नहीं जा सके। इंडियन नेवी ने भी उन्हें रिजेक्ट कर दिया। देवानंद के कॉलेज के अधिकतर छात्र आगे की पढ़ाई के लिए इंग्लैंड जा रहे थे। उनका भी मन था कि वह भी विदेश जाएं और विदेश में जाकर पढ़ाई करें, लेकिन घर की माली हालत ठीक नहीं थी, क्योंकि उनके ऊपर अपने छोटे भाइयों का भी बोझ था, बच्चों की भी जिम्मेदारी थी। उसी दौरान देवानंद को इंडियन नौकरी से भी रिजेक्ट कर दिया गया और इस तरीके से वो पूरी तरीके से टूट गए और उन्होंने एक सपना बनाया कि अब वो मुंबई का रुख करेंगे। खुद का पेट पालने के लिए स्टाम्प कलेक्शन को एल्बम को बेचा उन्होंने। जो स्टाम्प कलेक्शन होता है, जेब में 30 रुपये और आंखों में एक्टर बनने का सपना लेकर देवानंद सपनों की दुनिया मुंबई चले आए। भरी दोपहर फिल्म इंडस्ट्री, फिल्म स्टूडियो के चक्कर लगाते रहते, परेशान होते और अपनी नाकामयाबी से हताश हो रहे थे। काम की इसी जद्दोजहद के दौरान उनके 30 रुपये भी खत्म हो गए। भूख लगी, जब खाने के लिए जेब में हाथ डाला तो 1 रुपये भी नहीं था। भूख और काम की इसी लालसा में उन्होंने स्टाम्प कलेक्शन का एल्बम बेचना शुरू किया। उन्होंने बरसों से इकट्ठा किया था। इस एल्बम से उन्हें 30 रुपये मिले थे, जिससे उन्होंने मुंबई के कुछ दिनों तक गुजारा किया था। गुजारे के लिए चिट्ठियाँ पढ़ने की नौकरी की। देवानंद के काम के सिलसिले में कई लोगों के दरवाजे खटखटाए। अक्सर ऐसा होता है कि जब हम किसी बड़े शहर में जाते हैं, जब हमें काम नहीं मिलता तो हम दरवाजे परेशान होते हैं कि हमें कोई काम मिल जाए, और उन्हें निराशा ही हाथ लगी। सपनों की नगरी में खुद के सपनों से दूर जाता देख उन्होंने 85 रुपये के मासिक वेतन पे क्लर्क की नौकरी की। कुछ टाइम बाद नौकरी रास नहीं आया तो उन्होंने भी छोड़ दिया। यह भी उनका हाथ गणित में तंग था, वो क्लर्क की नौकरी नहीं कर सकते थे। एक खत ने बदल दी जिंदगी। सेंसर ऑफिस में काम करने के बाद देवानंद को 165 रुपये मिलते थे और उनको सभी जरूरतों के लिहाज से ज़्यादा ही थे। सेंसर बोर्ड होता है, जैसे जब फिल्में सेंसर बोर्ड में रिव्यू के लिए जाती है तो वहाँ एक बहुत बड़ा स्टाफ होता है जिनकी कई जिम्मेदारियाँ होती हैं, तो वहाँ वो नौकरी करते थे और वहाँ उनको 165 रुपये मिलते थे।
तो उनके हिसाब से वो ज़्यादा ही रुपए थे, 165 रुपये मासिक के हिसाब से उनके लिए ज़्यादा बच जाते थे। धीरे धीरे उनको लग रहा था कि उनका सपना पीछे जा रहा है, क्योंकि वो नौकरी कर रहे थे, अपना गुजारा चल रहा था। देवानंद बनना तो चाहते थे फिल्म एक्टर, लेकिन एक सरकारी बाबू बनकर रह गए थे और वो उस नौकरी को छोड़कर आगे बढ़ना चाहते थे, लेकिन कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था। इसी उलझन के दौरान उनके हाथ एक ऑफिसर का एक खत मिला, जिसने देवानंद को आगे बढ़ने का रास्ता दिया। उस खत में ऑफिसर ने अपनी पत्नी को लिखा था, काश मैं भी ये तुम्हारी तरीके नौकरी छोड़ सकता और सीधे तुम्हारे पास आता और तुम्हारी बाहों में होता। अपनी पत्नी के लिए खत लिखा कि काश मैं भी ये तुम्हारी तरीके नौकरी छोड़ सकता और सीधे तुम्हारे पास आ जाता और तुम्हारी बाहों में होता। इस खत की एक लाइन, काश मैं ये नौकरी अभी छोड़ सकता, ने देवानंद के नए हौसलों को, नई ऊर्जा दी और उन्होंने नौकरी छोड़ दी और निकल पड़े अपने सपनों को पूरा करने के लिए। कहते हैं कि हमें बुराई पे भी अच्छाई देखनी चाहिए। एक ऑफिसर ने अपनी पत्नी के लिए खत लिखा था कि काश मैं ये नौकरी छोड़ सकता और सीधे तुम्हारे पास आ जाता और तुम्हारी बाहों में होता। तो उन्होंने एक अच्छाई चीज़ ली कि काश मैं ये नौकरी छोड़ सकता और अपने सपनों के पास चला जाता। पहली फिल्म मिलने का किस्सा, जब देवानंद जी को पहली फिल्म मिली तो उस समय का किस्सा था, मैं आपको बताता हूँ। आराम की नौकरी छोड़कर एक बार वो फिर अपने फिल्म स्टार बनने का सपना पूरा करने की राह पर चल दी है। उसी दौरान लोकल ट्रेन में एक मुसाफिर ने बताया कि प्रभात फिल्म कंपनी अपने आने वाली फिल्म के लिए एक नौजवान एक्टर ढूंढ रही है। प्रभात फिल्म कंपनी, नाम याद रखिएगा आप। अगले दिन देवानंद पहुंच गए जहां उनकी मुलाकात कंपनी के मालिक बाबूराव पाई से हुई। बाबूराव पाई उनकी बातों से, उनके बेबाक जवाब से बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने कहा कल आकर पीएलसी संतोषी से मिल लेना। फिर अगले दिन उनकी मुलाकात पीएल संतोषी से हुई। उनको भी उन्होंने अपनी बातों और पर्सनालिटी से इतना प्रभावित किया कि उन्होंने देवानंद को 3 साल के कॉन्ट्रैक्ट के साथ अपनी फिल्म में काम दे दिया, हिस्सा बना दिया। इस बैनर तले उनकी फिल्म हम एक हैं, लेकिन ये फिल्म कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाई। हालांकि यहीं से उनका फिल्मी करियर शुरू हो गया था। उन्हें इस दौरान कई फिल्मों के ऑफर भी मिलने लगे। जिद से मिली पहचान, देवानंद जी की एक बहुत ही फेमस फिल्म है जिद, जरूर देखिएगा। इस देश के विभाजन के बाद उथल पुथल के दौरान देवानंद आनंद कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट भी खत्म हो गया। हालांकि उनका ये संघर्ष लंबा नहीं चला और देवानंद को अशोक कुमार की फिल्म में जिद में काम मिल गया। अशोक कुमार जी की फिल्म थी जिद। ये वही फिल्म थी जिसने बतौर एक्टर फिल्म इंडस्ट्री में स्थापित किया था पहले प्यार की अधूरी कहानी। 1984 की फिल्म विद्या में देवानंद उस दौर की एक्टर और सिंगर दोनों थी सुरैया जी के साथ काम करने का मौका मिला। उस दिन उन्हें कामयाबी के शिखर पर थी। पहले दिन दोनों की मुलाकात हुई। किस्सा पहले दिन की मुलाकात था, जो उन दोनों की वार्ता हुई थी उस चीज़ को बताना कि देवानंद, यहाँ सभी लोग मुझे देव कहकर पुकारते हैं, आप क्या कहेंगी? सुरैया, देवानंद एकटक सुरैया को देख रहे थे। सुरैया, तुम देख क्या रहे हो? देवानंद जी कहते हैं कि आप में कुछ है। सुरैया कहते हैं कि मुझ में क्या है? देवानंद, बाद में बताऊंगा। अक्सर हम लड़कों की आदत होती है कि हम लोग सस्पेंस ज़्यादा क्रिएट करते हैं। सेम चीज़ देवानंद जी में थी। उन्होंने कहा कि बाद में बताऊंगा। इस छोटी सी बातचीत के दौरान दोनों की फिल्म में शूटिंग में बिजी हो गए, लेकिन उनकी ये छोटी सी एक बात गहरे रिश्ते की शुरुआत थी। फिल्म की शूटिंग के दौरान ही देवानंद और सुरैया एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। सेट पर दोनों एक दूसरे की तलाश रहती थी। दोनों ने एक दूसरे को नाम भी रख दिया था। देव आनंद सुरैया को नोजी बुलाते थे और सुरैया उनको स्टीव। देवानंद दोनों का ये खूबसूरत रिश्ता परवान चढ़ा ही था कि ये बात सुरैया की नानी को पता चल गई। उसके बाद रिश्ते का अंजाम कुछ यूँ रहा। सुरैया अपनी मामा नानी के साथ रहती थी। शुरुआत में देवानंद उनके घर पर डिनर पर जाते थे, लेकिन जब उनकी नानी को दोनों के रिश्ते की भनक लगी तो उन्होंने देव के आनंद पे आने पर पाबंदी लगा दी, प्रेम पर पाबंदी लगा दी। नानी को ये बिल्कुल भी मंजूर नहीं था कि सुरैया की शादी किसी धर्म और किसी अन्य धर्म के लड़के के साथ हो। इसी वजह से वो इस रिश्ते के सख्त खिलाफ थी। 1950 में देवानंद और सुरैया के साथ में 2 फिल्मों की सनम और जीत की साइन की, लेकिन दोनों ही फिल्म की शूटिंग के दौरान नानी सेट पर रहती थी। रोमांस सीन को हटा दिया जाता था। 88 की उम्र में दुनिया को उन्होंने अलविदा कह